नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं वीर दुबे। आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास के बहुत ही प्रमुख दिन की, और ये वो दिन है जब आधुनिक भारत में जब क्रांति की शुरुआत हुई एक बार फिर से। तो उस क्रांति को कहीं ना कहीं लीड करने का प्रयास अगर हम देखें तो इस घटना से होते हुए दिखाई देता है। हालांकि इसके पहले भी क्रांतिकारी घटनाएं घटित होती रहीं, लेकिन राष्ट्रवादिता जब चरम पर थी अपने, और जब हम सब आज़ादी को लेकर के बहुत ज़्यादा तत्पर थे, जब गांधी युग चल रहा था, और उसके बाद जब एक कह सकते हैं क्रांतिकारी घटनाक्रम शुरू होता है, तो उस क्रांतिकारी घटनाक्रम की शुरुआत जो है वो लगभग यहीं से हो रही है। इसी के ऊपर आज हमारी चर्चा होगी। तो इसे जो है काकोरी ट्रेन घटना के नाम से जाना जाता है कई जगहों पर इतिहास की किताबों में, या फिर कई जगहों पर आपने इसे काकोरी कांड या फिर काकोरी षड्यंत्र के रूप में भी सुना होगा। लेकिन क्योंकि कांड और षड्यंत्र शब्द जो हैं ये ब्रिटिशर्स के द्वारा अपमानित करने के लिए इस यूज किए गए थे इस घटना के खिलाफ, तो अब इस अपमानजनक शब्दों का प्रयोग जो है ना करके हम इसकी जगह पर काकोरी ट्रेन घटना शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि काकोरी ट्रेन का जो उस समय घटना घटित हुई है, ये वाला शब्द उससे ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देगा। तो चलिए, 9 अगस्त 1925, आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त की याद में ही आज का ये दिन इतिहास याद किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, और इसके संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। 1922 में जब देश में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उसी साल फरवरी में चौरी चौरा कांड हुआ। और इसके पीछे आपको वजह मालूम ही होगी कि अगस्त में ही 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा मॉब मूवमेंट चलाया गया था, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से सफलतम आंदोलनों में से एक हो सकता था, लेकिन क्योंकि गांधी जी की शर्त थी कि यह पूरी तरीके से अहिंसात्मक होना चाहिए, और जो भी उसमें आंदोलनकारी शामिल हुए उन्होंने काफी समय तक अहिंसा का ही साथ दिया, परंतु क्योंकि बहुत ज्यादा बर्दाश्त के बाहर चीजें जब हो गई, तो एक हिंसात्मक घटना भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गई। और वो हिंसात्मक घटना जो थी वो गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन की जो हत्याकांड वाली जो घटना थी वो थी, जिसमें जो उग्र जो आंदोलनकारी थे, जो कि शांत रहते थे हमेशा लेकिन उस समय उग्र हो गए थे, उन आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर के या रोष में आकर के पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, जिसमें करीब 22 से 23 पुलिसकर्मी जो है वो जिंदा जल के मर गए। अब इस घटना की महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत ही घोर निंदा करी गई, और उसके बाद उन्होंने इस आंदोलन को वापस भी ले लिया। तो जब ये आंदोलन को वापस ले लिया गया तो कई सारे कांग्रेस के लीडर ने इसका विरोध किया, और उसके बाद आपको मालूम है कि कई बार इतिहास में आप देखते हैं कि शायद ये क्या गांधी जी के द्वारा की गई भूल थी। लेकिन इसको समझने के लिए हमें गांधीयन फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं कि क्या वो गांधी जी की भूल थी या नहीं थी, लेकिन उस घटना के पश्चात जब ये चौरी चौरा कांड हुआ, उसके पश्चात ऐसा लगा कि अंग्रेजों का पलड़ा जो है वो एकदम से भारी पड़ रहा है। तो इस समय जरूरत थी, गांधी जी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए इसके बाद। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अहिंसात्मक आंदोलन की जो लीडिंग क्वालिटी थी वो उस समय शायद उतनी प्रभावशाली किसी के पास नहीं थी। तो आंदोलनकारी जो है वो शांत से हो गए, और उसी समय क्रांतिकारी घटनाओं ने जन्म लेना शुरू किया, जिसमें यह घटना सबसे महत्वपूर्ण है। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन डकैती करी। अर्थात एक ट्रेन थी जिसे हम 8 डाउन ट्रेन के रूप में जान सकते हैं, पंजाब मेल के नाम से उस समय जानी जाती थी। हालांकि वो पैसेंजर ट्रेन थी, और वो पैसेंजर ट्रेन शाहजहांपुर से चल करके जैसे ही वो लखनऊ की तरफ आगे बढ़ती है, तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ रहा है जो कि है काकोरी के नाम से। अब प्लानिंग जो है वो इसी प्रकार से करी गई है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मकसद क्या है इस ट्रेन की डकैती का, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि क्रांतिकारियों ने ये ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया ही क्यों होगा। आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया गया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि क्रांतिकारी जो हैं, क्रांतिकारी अगर आप बनते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको हथियार की आवश्यकता होती है। और उस समय ऐसे नियम बन चुके थे कि हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस होना आवश्यक हो गया था। और आप समझ ही सकते हैं कि क्या किसी क्रांतिकारी को ब्रिटिश गवर्नमेंट हथियार के लिए लाइसेंस दे सकते थे? ऐसा तो संभव था नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें अपने हथियार स्वयं बनाने पड़ते थे, और स्वयं हथियार बनाने के लिए खर्चा चाहिए था, अर्थात जो रुपया पैसा है वो चाहिए था। और इनके पास इतना रुपया पैसा नहीं आ सकता था उस समय, क्योंकि ये खर्चे बहुत बड़े थे। सैन्य चीजों पे किए जाने वाले खर्चे इन्हें अकेले ही करने पड़ते थे। तो ये इस खर्चे को जगह जगहों पर कह सकते हैं कि जो धावा बोल करके जो है लूट मार करके वो पैसे इकट्ठा करते थे। तो अंग्रेजों ने इसे डकैती का नाम दिया।
और इस घटना में कई बार जो है वो इन क्रांतिकारियों के द्वारा पैसा इकट्ठे करने की इस प्रकार की घटनाओं में कई बार इनसे एक गलतियां भी कहीं कहीं हो जाती थी, जैसे कि कभी किसी को पीड़ित करना पड़ जाता था या फिर मतलब इस तरीके की घटनाएं दुर्घटना देखने को मिल जाती थी। तो क्रांतिकारियों ने इस तरीके की दुर्घटनाओं का काम छोड़ करके एक नया तरीका अपनाया कि क्यों ना धन इकट्ठा करने का वो रास्ता अपनाया जाए जो हमारा ही लूटा गया धन है। अगर हम अपने ही लूटे हुए धन को वापस ले लें तो उसे लूटना तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी क्या कर रहे थे, हमारे पैसे को लूट ही तो रहे थे और उसी पैसे से वो इन क्रांतिकारियों को दबाना चाहते थे और उनकी क्रांतिकारी घटनाओं को रोकना चाहते थे। तो क्रांतिकारियों को ये बात पता चली, या इससे पहले का एक इवेंट है जिसमें हम आपको बता सकते हैं कि 1923 में एचआरए का गठन किया गया। एचआरए जो है ये कानपुर में गठित किया गया और इस क्रांतिकारी संगठन के पास में जब वही कह सकते हैं कि रुपए पैसे और हथियारों की जब कमी आई तो इस तरीके से पूरा करने का हल निकाला गया कि हम लोग इस ट्रेन को लूट सकते हैं या फिर ब्रिटिश खजाने को ही क्यों ना लूटा जाए, क्योंकि ब्रिटिश खजाना ऑलमोस्ट अल्टीमेटली है तो भारत का ही खजाना, उसे लूट करके उन्होंने अपना बना लिया है। तो इस तरीके का प्लान बनता है और 9 अगस्त को क्रांतिकारियों द्वारा इस ट्रेन को रोक करके उससे धन का जो एक बॉक्स है वो लूटा जाता है। तो मकसद क्या है उस पैसे की लूट का, कि उस पैसे की लूट से हम लोग क्या करेंगे, हथियार खरीदेंगे और उन हथियारों के दम पर हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो आवाज उठाएंगे और उन्हें यहां से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो इस सब चीजों में एक नाम आपको ध्यान रखना है जो कि है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे आप बोलते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1923 में सचिंद्रनाथ सान्याल जी के द्वारा की गई थी, कानपुर में करी गई थी। और ये जो क्रांतिकारी संगठन है इसे ब्रिटिशर्स जो हैं वो चोर डाकू और क्रांतिकारियों को चोर डाकू और चोर डाकुओं का अड्डा कह करके इसे बदनाम करते थे, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो लूट है, ये लूट आज की तरह चोरी डकैती वाली लूट नहीं है, इसका एक विधिवत क्रांतिकारी मकसद है जो कि भारतीयों के हित में है। इन्होंने अपने लिए ये लूटमार नहीं करी हुई है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। काकोरी घटना के संबंध में अगर हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इसको अंजाम किस प्रकार से दिया गया, किस प्रकार से ट्रेन को जो है वो अंजाम दिया गया, ट्रेन की लूट को जो है वो अंजाम दिया गया है। उसको समझने से पहले मैं एक पॉइंट आपको और बता देना चाहता हूं कि ये जो एक इवेंट है जिसे हम काकोरी ट्रेन घटना के नाम से जानते हैं, ये ट्रेन घटना काफी लंबे समय बाद हम लोगों को एक क्रांतिकारी घटना के तौर पर देखने को मिल रही है। खासकर अगर हम यहां से देखना शुरू करें 1857 से, 1857 की जो क्रांति है एक प्रकार की सैन्य क्रांति है। और इस प्रकार की दूसरी बड़ी क्रांति आपको देखने को मिल सकती है जब चापेकर बंधुओं के द्वारा जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया था, जिसमें जो है आपने आर्थर्स्ट और रैंड का नाम सुना होगा, वो कार्यवाही हुई। उसके बाद तो गांधीयन युग आ गया जिसमें मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन वगैरह चलाए और क्षेत्रीय आंदोलन, रीजनल और जो भी आंदोलन थे उन्होंने चलाए थे। लेकिन उनके आंदोलनों की खूबसूरती ये होती थी कि वो पूरी तरीके से अहिंसात्मक होते थे। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो उस समय के जो युवा हैं उन युवाओं को एक तरीके से नया मार्ग मिल रहा है, जो क्रांति का रास्ता अपना सकते थे, जिनका खून जो है वो रक्तिम था, जिनका खून जो है वो थोड़ा जोशीला था, उनको यहां पर एक नया कह सकते हैं कि रूप हमको देखने को मिल रहा है। खासतौर से जब जो ये 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, उस समय भी एक्टिविटी हमको देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जब ये आंदोलन वापस ले लिया गया तो एकदम शांति का सा माहौल छाने लगा। बड़े बड़े लीडर्स जो है वो गिरफ्तार ही हो चुके थे, गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए थे। तो उसके बाद जो है अब एचआरए की हरकत यहाँ पर हुई है और एचआरए की जो हरकत है उससे एक बार फिर से मोटिवेशन यहाँ पर क्रांतिकारियों को मिल रहा है। तो हमको यही समझना है कि काकोरी की लूट हुई किस प्रकार से है, इसके लिए प्लानिंग बाकायदे बनाई गई है। और जो प्लानिंग है उसमें अगर हम देखेंगे तो रामप्रसाद बिस्मिल जी जो है इसकी प्लानिंग बनाते हैं और उसमें जो है स्पष्ट रूप से ये पहले तो लोगों के मन में शंका है कि यार ये बनाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं काकोरी की घटना के संदर्भ में जब एचआरए दल की बैठक हुई तो उसमें अशफाक उल्लाह खान ने ट्रेन डकैती का विरोध किया था। तो ये विरोध इसीलिए किया गया था कि अभी एचआरए इतना बड़ा दल नहीं हुआ था कि ब्रिटिश सत्ता को टक्कर दे सके, लेकिन इतना बड़ा दल होने का वेट भी तो नहीं किया जा सकता था, है ना। और उतना बड़ा दल बनाने के लिए बड़ा पैसा भी तो चाहिए। कितने लोगों को हम लूटेंगे, उससे अच्छा है कि एक ट्रेन खजाना लूटा जाए। अगर नहीं पकड़े गए तो काम बन ही जाएगा। तो वही लिखा है, उन्होंने बताया है कि क्यों उनको थोड़ा इसकी चीज को लेकर के भय था
इसमें लिखा गया है कि इस डकैती से हम सरकार को चुनौती अवश्य दे देंगे, लेकिन यहीं से पार्टी का अंत भी प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि दल इतना सुगठित और सुदृढ़ नहीं है, इसलिए अभी सरकार से सीधा मोर्चा लेना ठीक नहीं होगा। ये उस समय अशफाक उल्लाह खान जी ने कहा था। लेकिन उसके बाद जो है, जो पार्टी के मेंबर्स थे, यानी कि एचआरए के जो मेंबर्स थे, उनमें बहुमत के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि हमें काकोरी कांड को, घटना को अंजाम देना चाहिए। तो फाइनली ये हुआ कि ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे। तो 9, वही बात है, 9 अगस्त का ये दिन है, 9 अगस्त 1925 का ये दिन है। और जो 8 डाउन ट्रेन है, 8 डाउन ट्रेन जो है, जब ये 8 डाउन ट्रेन पहुंच रही है काकोरी, तो काकोरी पहुंचने से पहले ये जो एचआरए का जो दल है, ये 2 तरीके से विभाजित हो गया है। दल के कुछ लोग जो हैं वो ट्रेन के अंदर हैं और दल के कुछ लोग जो हैं वो ट्रेन के बाहर हैं। जो ट्रेन के अंदर वाले लोग हैं, उनका मुख्य कार्य ये है कि ट्रेन की जंजीर को खींच करके ट्रेन को रोकना है नियमित जगह या नियत जगह पर, जहां पर फिक्स किया गया है एरिया, और वो एरिया यही है। और साथ ही साथ उनका काम यह भी है कि जो सफर करने वाले जो लोग हैं, उन्हें सहज महसूस कराया जाए, उन्हें भयभीत ना होना पड़े इस बात को लेकर के कि यहां पर डकैती हो रही है या लूटपाट हो रही है। उन्हें विश्वास दिलाया गया अंदर बैठे हुए लोगों के द्वारा कि ये जो लूटपाट है, इसमें किसी भी सामान्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, किसी को चिल्लाने और शोर शराबा करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हम सिर्फ अपना काम करेंगे और चले जाएंगे, और इसमें आपको किसी प्रकार से जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया अंदर वाले लोगों का काम। बाहर वाले लोग क्या होंगे कि जैसे ही अगर कोई ये ट्रेन रुकती है, तो फिर जो उसमें अगर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करना होगा या फिर सुरक्षा कवर देना होगा, तो वो कवर करने का काम वो करेंगे। तो यही सब चीजें होती हैं और ट्रेन की लूट जो है यहाँ पर होनी शुरू हो जाती है। अब जब ये लूट होती है, तो लूट में जो सरकारी धन है, उस सरकारी धन एक बॉक्स में रखा हुआ है, उस बॉक्स को जो है चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है। और चलती ट्रेन से फेंकने के पश्चात जो है ये वहाँ पर उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसका लॉक जो है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, इसलिए आसानी से वो खुल नहीं रहा है। तो इसी आपाधापी में एक फायरिंग हो जाती है, और वो एक फायरिंग जो है जाकर के किसी एक सामान्य व्यक्ति को लग जाती है और उसकी घटना स्थल पर मृत्यु हो जाती है। और इसी चीज़ को आधार बना करके इस घटना को लूट का नाम दिया जाता है, डकैती का नाम दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इसके जो है केस तैयार किए जाते हैं। अब जब केस तैयार किया गया, तो वहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि भागते समय वहां पर एक चादर जो है वो छूट गई थी। वो चादर जो है किसी बनारसी लाल कह सकते हैं कि व्यक्ति की चादर थी। वो बनारसी लाल की चादर की पहचान किस प्रकार से हुई कि उस चादर पर जो धोबी का निशान था वो बना हुआ था, और उस धोबी के निशान से पता चला कि ये बनारसी लाल जी की चादर है। और बनारसी लाल जो थे वो इन क्रांतिकारियों के मित्र थे, लेकिन क्योंकि जब पकड़े गए तो उन्होंने तमाम सारी चीजें बता दी, और इस तरीके से कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों की धरपकड़ थोड़ी सी आसान हो गई। बहरहाल अगर ऐसा नहीं होता तो शायद क्रांतिकारी आसानी से पकड़े भी नहीं जाते, अगर वो घटना शायद घटित ना हुई होती। अब जब लूट हुई है, तो लूट में जो सामान जो आया है या जितना रुपए लूटा गया, वो रुपए कितना है, लूट का जो रुपए है वो 4601 रुपए है, ये ध्यान रखना है। 4601 रुपए की लूट हुई है टोटल, 4601 रुपए की लूट। लेकिन यहां पर एक ब्रिटिश अधिकारी है जिसका नाम है मिस्टर इंग्लिश। इन्होंने 11 अगस्त 1925 को इस लूट का विवरण दिया है। इस विवरण में इतने रुपए की लूट हुई है, एक तो ये बात कही गई है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें तकरीबन रहे होंगे 25 लोग, ऐसा यहां पर इन्होंने विवरण दिया है। और इन्होंने ये भी बताया है कि सबने ठीक ठाक कपड़े पहने थे, खाकी कपड़े पहन रखे थे, शर्ट पहन रखे थे और हाफ पैंट पहन रखी थी, और सब देखने में पढ़े लिखे लग रहे थे। तो ये सारी जो है चीजें इन्होंने बताई हैं, ठीक है, इस लूट के बारे में। अब इसमें अब जब सारी चीजें हुई तो लूट के बाद बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि उनको पकड़ा जाना शुरू किया गया, क्रांतिकारी और उनके सहयोगियों को। 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए, कई सारे लोग कहते हैं कि 43 लोग गिरफ्तार किए गए। अब जब जो लोग गिरफ्तार हुए तो उनका एक मुकदमा बना, और मुकदमे में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए उस समय जवाहरलाल नेहरू वगैरह और तमाम सारे लोग, जैसे कि गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, नेहरू जी हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, ये सब लोग जो है वकालत करने के लिए वहां पर जाते हैं, मिलने जाते हैं कि हम आपकी तरफ से वकालत कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे योग्य जो वकील थे उनका नाम था जीवी पंत, गोविंद वल्लभ पंत। पर गोविंद वल्लभ पंत की फीस उस समय बहुत ज्यादा थी, इसलिए
ये मतलब क्रांतिकारी जो है इनको अपनी केस लड़ने के लिए नहीं रख पाए। तो वास्तविक रूप में जिन्होंने केस लड़ा, वास्तविक जो रूप में जिन्होंने केस लड़ा वो थे कलकत्ता के बीके चौधरी जी। तो इन क्रांतिकारियों का केस लड़ने वाले वकील का नाम आपको ध्यान रखना है, बीके चौधरी है। तकरीबन 10 महीने तक इस केस में सुनवाई होती रही और ये सुनवाई लखनऊ में हुई है। और लखनऊ में किस जगह हुई है? रिंग थिएटर में। ये रिंग थिएटर वर्तमान समय में लखनऊ का बड़ा डाकघर है, ठीक है, जो बड़ा डाकघर है लखनऊ में, ये वही जगह है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में, ये लखनऊ का जो बड़ा डाकघर है वही है, प्रधान डाकघर, जीपीओ जिसको बोल सकते हैं। यही जो है रिंग कह सकते हैं थिएटर के रूप में जाना जाता था और यहीं पर सुनवाई हुई थी। और जो जज साहब थे उनका नाम था हैमिल्टन। जज का नाम क्या है? सेशन जज थे और सेशन जज का नाम था हैमिल्टन। तो हैमिल्टन ने जो है सजाएं सुनाई हैं इन लोगों को, तमाम सारी सजाएं सुनाई, तमाम सारे उनके ऊपर आरोप या धाराएं लगाई गई हैं, 121A, 120B और 396। इन सब के तहत जो है क्रांतिकारियों को सजाएं जो हैं वो दी गई। और ये सजा जो है वो दी गई है 6 अप्रैल 1927 को, ठीक है। तो ये फैसला जो है ये कब आ रहा है आपका? ये आ रहा है 6 अप्रैल 1927 को। तो एक डेट आपको यहां से भी याद रखनी है। अब इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को जो है वो फांसी की सजा दी गई है। अगर हम बात करते हैं यहां पर राजेंद्र लाहिड़ी की, तो 17 दिसंबर को राजेंद्र लाहिड़ी जो है इनको 17 दिसंबर को गोंडा की जेल में जो है वो फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है राजेंद्र लाहिड़ी जी को। इसके अलावा 19 दिसंबर 1927 को जो फांसी मिली है वो बिस्मिल को मिली है, राम प्रसाद बिस्मिल को। इसके अलावा रोशन सिंह को और अशफाक उल्लाह खान जी को मिली है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इनको जो फांसी मिल रही है वो मिल रही है 19 दिसंबर 1927 को, 47 ही, ये भी 19 दिसंबर 1927। तो ये इनको फांसी की सजा मिल रही है। तो महान क्रांतिकारियों का यहां पर तो अंत आपको देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक घटना हमको यहां पर देखने को मिलेगी, इनके द्वारा मतलब कई सारे कथन भी कहे गए हैं, उनके ऊपर भी हमारी चर्चा होगी। लेकिन दूसरे लोगों का नाम अगर हम देख लेते हैं, जैसे सचिंद्र नाथ सान्याल जी की बात करें तो उनको काले पानी की सजा दी गई। मनमोहन नाथ गुप्त जी को 14 साल की कह सकते हैं सजा हुई है, सशक्त कारावास उनको दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो योगेश चटर्जी हैं, मुकुंदी लाल जी हैं, गोविंद चरणकर हैं और राजकुमार सिंह है, रामकृष्ण खत्री हैं, इनको 10-10 साल की सजा दी गई है। इसके अलावा विष्णु शरण दुबलिश और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जी को 7 और भूपेंद्र नाथ रामदुलारे त्रिवेदी और प्रेम किशन खन्ना को 5-5 साल की सजा दी गई। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों को सजा दी गई है। फांसी की सजा इसमें सबसे ज्यादा गंभीर सजा के रूप में देखी जा सकती है। राजेंद्र लाहिड़ी जी को जब फांसी दिया गया तो फांसी के कुछ दिन पहले उन्होंने एक पत्र लिखा अपने मित्र को, और जो विचार उसमें प्रकट किए हैं जरा देखिए। लिखा हुआ है, मालूम होता है कि देश की बलिदेवी को हमारे रक्त की आवश्यकता है, अर्थात उनका यह मानना है कि हमारा बलिदान यहां पर आवश्यक हो जाता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यदि यह सच है कि इतिहास पलटकर वापस लाया जा सकता है या पलटा जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी और सबको अंतिम नमस्ते। इस प्रकार का पत्र जो है उन्होंने अपने मित्र को लिखा था और उसके पश्चात वो फांसी के फंदे पर झूल गए। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माता को पत्र लिखा और उसी के माध्यम से समस्त देशवासियों को संबोधित किया उन्होंने, और संदेश में लिखा है, ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि गीत लिखा है उन्होंने, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी मैं रहूं न रहूं, मेरी आरजू रहे न मेरी आरजी रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी हो तेरी ही जुस्तजू रहे। ये कहते हुए वो फांसी के फंदे पर चले गए। ठाकुर रोशन सिंह की बात करते हैं तो इन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई थी और उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखते हुए कहा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है वो वीर गति को प्राप्त करता है। जंगल में रहकर, और वीर गति उस प्रकार की होती है जैसे जंगल में रहकर तपस्या करने वालों की। तो एक श्रेष्ठ मृत्यु को ये मान रहे हैं कि हमें मिल रही है, तो इसमें कोई संकोच नहीं है इन्हें भी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमको ध्यान रखना है। अशफाक उल्लाह खां, जिन्होंने काकोरी कांड में कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट किया था और इस फांसी की सजा में जो चौथे व्यक्ति थे, इन्होंने अंत में कहा है कि तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से।
तो मृत्यु से पहले उन्होंने भी ये स्लोगन कहा है और कहते हैं कि इन्होंने कुरान को अपने साथ में रखा हुआ था उस समय। तो ये सब शहीद जो है वो लगातार होते चले गए और इसके बाद जो क्रांतिकारी घटना है वो इस अधूरी क्रांति को पूरा करने के लिए जुट पड़ती हैं। हालांकि इस क्रांतिकारी घटना में एक व्यक्ति और हैं जिन्होंने एक तरीके से मास्टर प्लान तैयार किया था इस पूरे के पूरे ट्रेन लूट के लिए, और वो पकड़े भी नहीं गए क्योंकि वो बहरूपी होने में बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत ही तेज थे। और ये भी कि एक मैं बात आपको बता दूं कि जब शाहजहांपुर से जो है जब ट्रेन चली तो बालामऊ में जाते समय वहां पर स्टेशन पे रुक रही है ये जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की जब जो है ये डेड बॉडी जा रही है, अशफाक उल्ला खान की जब डेड बॉडी जा रही है तो ये डेड बॉडी एक मालगाड़ी में रख करके जा रही थी और वो ट्रेन जो है वो शाहजहांपुर जाते समय रुक गई। तो बालामऊ में रुकी, बालामऊ स्टेशन के पास रुकी। तो वहां पर सूट बूट पहन करके एक ऑफिसर आया, उसने ऑर्डर दिया कि ये खोलो ये कॉफिन। तो खोला गया, कफन खोला गया और कफन खोल करके उस सूट बूट वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं इस क्रांतिकारी के दर्शन करना चाहता हूं। तो क्रांतिकारी के दर्शन किए और उसके बाद कहा कि बंद कर दो, अब बंद करो और सही से रखो, मैं भी आता हूं। और उसके बाद वो नहीं है। तो वो जो सूट बूट पहने वाले जो व्यक्ति थे वो कोई और नहीं थे, ये चंद्रशेखर आजाद जी ही थे। बहरूपिया बनने में बहुत ही कह सकते हैं माहिर थे। इनको लेकर के कई जगहों पर दबिश डाली गई लेकिन ये पकड़े नहीं गए और इन्होंने ही फिर आगे चल करके एक और ये जो HRA है इसी को रीऑर्गेनाइज किया और HSRA नाम दिया गया और उससे आगे चल करके फिर शहीद भगत सिंह जो है वो भी जुड़ते हैं। तो उनकी अलग हिस्ट्री है। ध्यान रखिएगा, शहीद भगत सिंह जो है वो काकोरी ट्रेन हत्याकांड से मतलब नहीं लिप्त थे या उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जो है बाद में 27 फरवरी 1931 को अपनी ही गोली से स्वयं की उनको हत्या करनी पड़ती है क्योंकि वो चारों तरफ से अंग्रेजों से घिर गए थे और उन्होंने अपनी शपथ ली थी कि हमको अंग्रेज छू भी नहीं पाएंगे। तो जब उन्हें लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उन्होंने अंतिम गोली अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को मार ली थी और वो आजाद ही शहीद हो गए। तो ये क्रांति का दूसरा फेज होगा जब हम लोग HSRA पढ़ रहे होंगे और HSRA की घटना को समझ रहे होंगे। उस समय की चीजों को हमको आसान, लेकिन फिलहाल ये जो ट्रेन का जो कांड है, ये वाला जो घटना है काकोरी ट्रेन घटना जो है, ये काकोरी ट्रेन घटना HRA के द्वारा दी गई एक शानदार घटना थी। तो आशा करते हैं कि आज की तिथि में आपको ये HRA याद करके और काकोरी ट्रेन घटना को याद करके थोड़ा गौरव जरूर महसूस हुआ होगा कि आपके जो आज आज़ादी का उत्सव आप मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ आप मना रहे हैं, उसको किस तरीके से इन कह सकते हैं कि इस बगिया के जो बागीचे के जो माली थे उन्होंने अपने खून से किस तरीके से सींचा है, तो आपको उसकी कीमत मालूम होनी चाहिए। और आशा करते हैं कि आपको यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। आप हमें इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं और फिर से मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ इस प्रकार का कोई नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।